हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि स्क्वायर और रोम्बस के बीच में क्या क्या सिमिलरिटीज़ होती हैं और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। हम इन सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस को पॉइंट वाइज समझेंगे। तो दोस्तों, हो सकता है आपको कुछ पॉइंट्स पता हो इन दोनों फिगर के बारे में और कुछ पॉइंट्स ना पता हो। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है जिसमें आप कुछ नए फैक्ट्स भी जानोगे इन दोनों फिगर के बारे में। तो दोस्तों, आइए समझते हैं पॉइंट वाइज इन दोनों फिगर के बारे में। तो पहला पॉइंट तो लगभग सभी को पता ही होता है। पहले पॉइंट में मतलब स्क्वायर में हम ये लिख देंगे कि चारों साइड इसकी इक्वल होती हैं। ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू ए डी। अब रोम्बस का पहला पॉइंट लिखते हैं। तो रोम्बस के पहले पॉइंट में भी यही आ जाएगा, चारों साइड इसकी भी इक्वल होती हैं। ई एफ इज इक्वल टू एफ जी इज इक्वल टू एच जी इज इक्वल टू एच ई। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में आ जाएगा कि अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो ए बी पैरेलल हो जाएगी डी सी के और बी सी पैरेलल हो जाएगी ए डी के। अब उधर सेकंड पॉइंट में सेम यही आ जाएगा, रोम्बस में भी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं। तो लिख देते हैं ई एफ पैरेलल होगी एच जी के और एफ जी पैरेलल होगी ई एच के। तो ये जो निशान होता है ये पैरेलल का होता है, मतलब ये दो डंडे खींच दिए तो ये पैरेलल को दिखाते हैं। स्क्वायर के थर्ड पॉइंट में लिख देंगे कि स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ए सी इज इक्वल टू बी डी। अब रोम्बस का देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। तो रोम्बस में दोस्तों डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं। ई जी डज नॉट इक्वल टू एच एफ। एक डायगोनल इसमें बड़ा होता है और एक डायगोनल छोटा होता है। अब फोर्थ पॉइंट दोस्तों, जो ये ओ होता है यहाँ पे स्क्वायर में, ओ मिड पॉइंट होता है डी बी का भी और ए सी का भी। तो मतलब ये हुआ कि डी ओ बराबर होगा ओ बी के, और ये आपस में चारों ही बराबर हैं। चारों का मतलब ये कि डी ओ इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ ए इज इक्वल टू ओ सी। अब ये वाला फोर्थ पॉइंट लिखते हैं। यहाँ पे ये एच ओ इक्वल होगा ओ एफ के और ई ओ इक्वल होगा ओ जी के। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं। पांचवें पॉइंट में आ जाएगा कि स्क्वायर में एक रिलेशन होता है डायगोनल और साइड में। वो ये होता है कि डायगोनल बराबर होता है अंडर रूट टू साइड के। अब ये वाला पॉइंट देखते हैं। यहां पे ऐसा कुछ नहीं होगा, डायगोनल डज नॉट इक्वल टू अंडर रूट टू साइड। तो यहाँ पे ये वाली बात इसलिए सही बैठती है क्योंकि स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती हैं और डायगोनल भी बराबर होते हैं। तो किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये वाला रिलेशन निकल के आ जाता है। लेकिन यहाँ पे रोम्बस में चारों साइड तो इक्वल हैं लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है। एक डायगोनल बड़ा है और एक डायगोनल छोटा है, इसलिए यहाँ पे ये वाला रिलेशन नहीं बनेगा। देखते हैं छठा पॉइंट। छठे पॉइंट में ये आ जाएगा कि स्क्वायर के चारों एंगल्स इक्वल होते हैं और प्रत्येक एंगल 90 डिग्री होता है। तो लिख देते हैं एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। और कितने होते हैं? चारों 90 डिग्री होते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं रोम्बस में। रोम्बस में चारों एंगल्स इक्वल नहीं होते हैं और ना ही 90 डिग्री के होते हैं। इसमें अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अपोजिट एंगल का मतलब आमने सामने वाले एंगल बराबर होते हैं। जैसे कि एंगल ई तो बराबर हो जाएगा एंगल जी के और एंगल एच बराबर हो जाएगा एंगल एफ के। अब सेवंथ पॉइंट देखते हैं। सेवंथ पॉइंट में ये आ जाएगा कि इसके जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के, वो राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करते हैं। मतलब डायगोनल जहां भी आपस में एक दूसरे को काटेंगे वहां पे 90 डिग्री एंगल बनेगा। तो डायगोनल कहां पे काट रहे हैं? इस ओ पॉइंट पर काट रहे हैं। तो यहां पर 90 डिग्री एंगल बनेगा। जैसे कि ये 90 डिग्री है, ये वाला 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। तो लिखते हैं इसे पॉइंट में कि एंगल ए ओ बी बराबर है एंगल बी ओ सी बराबर है एंगल सी ओ डी बराबर है एंगल ए ओ डी। चारों ही ये एंगल बराबर हैं और चारों 90 डिग्री पर काटते हैं। चारों 90 डिग्री हैं। अब इसका देखते हैं। इसमें भी ये सेम पॉइंट आ जाएगा। इसके डायगोनल्स भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। तो दोस्तों, ये सेवंथ पॉइंट सेम है स्क्वायर के सेवंथ पॉइंट के।
तो अब देखते हैं एट्थ पॉइंट। तो एट्थ पॉइंट स्क्वायर का यह है कि स्क्वायर के जो ये डायगोनल होते हैं, ये डायगोनल स्क्वायर के एंगल को बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ठीक, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। यदि मैं इन्हें नाम दे दूं जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एट्थ पॉइंट यह हो जाएगा कि एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 3 और एंगल 4 बराबर हैं, एंगल 5 और एंगल 6 बराबर हैं, और एंगल 7 और एंगल 8 बराबर हैं। अब उसका देखते हैं एट्थ पॉइंट। तो दोस्तों एट्थ पॉइंट ये सेम है स्क्वायर की तरह, यहाँ पे भी ये डायगोनल बाइसेक्ट करेंगे, ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर हो जाएगा। तो एट्थ पॉइंट भी सेम हो जाएगा स्क्वायर के एट्थ पॉइंट के। अब नवा पॉइंट देखते हैं। नवे पॉइंट में ये आ जाएगा कि स्क्वायर के एडजेसेंट एंगल्स का सम करें तो वो सम 180 डिग्री आएगा। एडजेसेंट एंगल्स का मतलब ये हुआ कि जो बगल वाले एंगल होते हैं, जैसे कि एंगल ए के बगल में कौन है, एंगल बी भी है और एंगल डी भी है। तो यदि हम एंगल ए प्लस एंगल बी करें तो इन दोनों का सम 180 डिग्री आएगा, या फिर एंगल ए प्लस एंगल डी करें, ये भी 180 डिग्री आएगा, या फिर एंगल बी प्लस एंगल सी करें वो भी 180 डिग्री आएगा, एंगल बी प्लस एंगल ए करें वो भी 180 डिग्री आएगा। और या ऐसे देखते हैं एंगल डी प्लस एंगल ए भी 180 डिग्री, एंगल डी प्लस एंगल सी भी 180 डिग्री, या फिर एंगल सी प्लस एंगल बी 180 डिग्री, या एंगल सी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने ये दो ही एंगल लिखे हैं। तो दोस्तों इस वाले पॉइंट में सभी एडजेसेंट एंगल्स का सम लिखने में काफ़ी स्पेस घिर जाएगा, तो यहाँ पे मैं इतना ही लिख देता हूँ कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। रोम्बस का देखते हैं नाइन्थ पॉइंट। तो रोम्बस में भी एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये नाइन्थ पॉइंट सेम एज इट इज है स्क्वायर के नाइन्थ पॉइंट के। तो हम इस नाइन्थ पॉइंट को दूसरी लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि चाहे स्क्वायर हो चाहे रोम्बस हो, इनके एडजेसेंट एंगल्स सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब यही हुआ कि जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे, और जब दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होगा तो हम उन्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बोलेंगे। 10वें पॉइंट में इनके एरिया लिखते हैं। तो स्क्वायर का एरिया तो सभी को पता ही होता है। स्क्वायर का एरिया हम इस प्रकार निकाल लेते हैं कि किसी एक साइड का स्क्वायर कर देते हैं, तो इस प्रकार ये एरिया निकल जाता है। अब हम रोम्बस का एरिया देखते हैं। तो दोस्तों रोम्बस का एरिया हम 3 मेथड से निकाल सकते हैं। पहला मेथड यह है, यदि हमें बेस और हाइट गिवन हो, जैसे कि हमने वर्टेक्स ई से एक परपेंडिकुलर डाल लिया, ठीक, ये हमने वर्टेक्स ई से क्या किया, वर्टेक्स ई से एक परपेंडिकुलर डाल लिया साइड एच जी पर, तो इसे नाम दे देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एम। तो ये ई एम परपेंडिकुलर है। तो जब हमें बेस और हाइट गिवन होगी, मतलब हाइट क्या, ये जो हमने ये परपेंडिकुलर डाला है यही परपेंडिकुलर हाइट हो जाएगी इस रोम्बस की। तो फर्स्ट मेथड तो ये हो जाएगा, जब हमें बेस और हाइट गिवन हो तो एरिया ऑफ रोम्बस हो जाता है बेस इनटू हाइट, यानी कि बेस का काम कर जाएगी एच जी साइड, एच जी मल्टीप्लाई और हाइट का काम करेगा परपेंडिकुलर ई एम। अब दूसरा मेथड यह है, जब हमें क्या गिवन हो, जब हमें दोनों डायगोनल गिवन हो तो हम डायगोनल की मदद से भी एरिया निकाल सकते हैं। दोनों डायगोनल की गुणा करके आधा कर दो, तो इस प्रकार भी रोम्बस का एरिया निकल जाता है। जैसे डायगोनल कौन कौन है, ई जी मल्टीप्लाई एच एफ डिवाइडेड बाय 2। हम तीसरे मेथड से एरिया निकालते हैं। तीसरा मेथड हम तब लगाएंगे जब हमें रोम्बस की साइड और एंगल पता होगा। तो एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर साइन एंगल ई, तो साइन ई, या फिर एंगल ई भी ले सकते हैं हम, एंगल एच भी ले सकते हैं, मतलब चारों में से कोई सा भी एक एंगल ले सकते हैं यहाँ पे साइन के साथ में। तो ये भी हो जाएगा कि साइड का स्क्वायर साइन एंगल ई नहीं लेना चाहते तो हम
एंगल एच भी ले सकते हैं। तो साइड का स्क्वायर साइन एच। दोस्तों रोम्बस की साइड में और डायगोनल में एक रिलेशन होता है जिसे हम 11 पॉइंट में लिख देते हैं। वो रिलेशन ये होता है कि टू साइड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू पहले डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का स्क्वायर। तो ये रिलेशन होता है साइड में और डायगोनल में। तो दोस्तों वीडियो को एंड करने से पहले हम इन दोनों फिगर के बारे में एक एक बोनस पॉइंट और जान लेते हैं। जैसे कि यदि हम रोम्बस की चारों साइड के मिड पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर दें तो मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद में जो फिगर प्राप्त होगी वह फिगर रेक्टेंगल होगी। जैसे कि ये रोम्बस हो गया, इस वाली साइड का मिड पॉइंट ये हो गया ए, इस वाली साइड का मिड पॉइंट हो गया ये बी, इस वाली साइड का मिड पॉइंट हो गया ये सी और इस वाली साइड का मिड पॉइंट हो गया ये डी। तो अब हम इन मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन करते हैं। तो ये हमने मिड पॉइंट को आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये जो फिगर आई है ये वाली ए बी सी डी ये रेक्टेंगल होगी। अब हम स्क्वायर का बोनस पॉइंट देख लेते हैं। तो स्क्वायर का बोनस पॉइंट यह है कि सेम पैरामीटर के सभी क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम एरिया स्क्वायर का आएगा। इस चीज़ को हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए हम 4 ही क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। एक स्क्वायर ले लेंगे, एक रोम्बस ले लेंगे, एक पैरेललोग्राम ले लेंगे और एक रेक्टेंगल ले लेंगे। अभी 2 और बचे, जैसे कि ट्रिपीजियम बचा, काइट बचा, लेकिन 4 ही काफ़ी हैं एग्जाम्पल के रूप में। तो हम ये 4 फिगर लेते हैं और चारों का पैरामीटर मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि चारों का पैरामीटर 16 सेंटीमीटर है। तो 16 सेंटीमीटर पैरामीटर की 4 फिगर बनाते हैं हम, जिसमें पहली फिगर है स्क्वायर। तो पैरामीटर 16 सेंटीमीटर है इसका, तो प्रत्येक साइड 4-4 सेंटीमीटर की हो जाएगी। तो इसका एरिया आ जाएगा साइड का स्क्वायर, तो मतलब 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया आ चुका। अब हम दूसरी फिगर बनाते हैं रेक्टेंगल की। इसका भी पैरामीटर हमें 16 सेंटीमीटर ही रखना है। तो ये लेंथ हम मान लेते हैं 6 और ब्रेथ मान लेते हैं 2। तो ये भी इधर भी 2 हो जाएगी। तो इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाएगा लेंथ गुणा ब्रेथ 6 दूनी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम तीसरी फिगर बनाते हैं पैरेललोग्राम। तो ये हमने 6 सेंटीमीटर ली, ये सामने वाली भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर ले ली। तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया हो जाएगा बेस इंटू हाइट। बेस का काम तो यही वाली साइड कर जाएगी जो कि है 6 सेंटीमीटर, और हाइट के लिए हमें इसमें एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो यहाँ से हमने ये एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो यही इस पैरेललोग्राम की ये हाइट है, मतलब परपेंडिकुलर ही हाइट है। अब आप यहाँ पे देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसका हाइपोटेन्यूस ये वाली साइड है, मतलब हाइपोटेन्यूस 2 सेंटीमीटर है। और हमें ये पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस ही सबसे बड़ी साइड होती है। तो यहाँ से ये क्लियर हो चुका कि ये जो परपेंडिकुलर डाला है हमने, ये परपेंडिकुलर ना तो कभी 2 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे और ना ही ये 2 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। तो ये परपेंडिकुलर हमेशा इस फिगर में 2 सेंटीमीटर से कम ही रहेगा। तो यहाँ पे ये जो हाइट है, हाइट की जगह परपेंडिकुलर की डिस्टेंस रखी जाएगी और परपेंडिकुलर हमेशा 2 सेंटीमीटर से कम है। तो ओवरऑल इस पैरेललोग्राम का एरिया आ जाएगा लेस देन 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस पैरेललोग्राम का एरिया हमेशा 12 सेंटीमीटर से कम ही रहेगा। अब हम चौथी फिगर ले लेते हैं रोम्बस। इसका भी पैरामीटर 16 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक साइड इसकी भी 4-4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो इसका एरिया क्या होता है? इसका भी एरिया बेस इंटू हाइट होता है। बेस का काम ये वाली साइड करेगी जो कि है 4 सेंटीमीटर, और हाइट के लिए फिर से हमें एक परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा। तो ये हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यही क्या हो जाएगी? हाइट हो जाएगी। फिर से आप यहाँ पे देखो, यही वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। ये भी क्या है? इधर एक ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया जिसका हाइपोटेन्यूस ये 4 सेंटीमीटर है। तो ये परपेंडिकुलर हमेशा 4 सेंटीमीटर से कम ही होगा। तो ओवरऑल इस रोम्बस का एरिया हमेशा लेस देन 16 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस रोम्बस का एरिया हमेशा 16 सेंटीमीटर से कम ही आएगा। अब आप देख सकते हो इन चारों फिगर में पैरामीटर तो 16 सेंटीमीटर ही है, लेकिन मैक्सिमम एरिया इस स्क्वायर का आया है। तो दोस्तों यदि आपको आज की क्लास में कोई भी डाउट है
तो अपना डाउट कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या फिर आप किसी विशेष टॉपिक पर मैथ में वीडियो चाहते हो तो अपना सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, या फिर आज की वीडियो में आप कोई इन दोनों फिगर के बारे में कोई नया फैक्ट जानते हो जो हमसे छूट गया हो तो अपना फैक्ट भी हमसे शेयर कीजिए। तो दोस्तों यदि आपको आज की क्लास से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी रेक्टेंगल वर्सेस पैरेललोग्राम के ऊपर होगी। उस वीडियो में भी हम इसी प्रकार पॉइंट वाइज समझेंगे।